जी हाँ स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ कॉमर्स एक्सपर्ट गुरुजी में। और ये एक ऐसा चैनल जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की सारी डिटेल्ड हम वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप में से कोई पहली बार आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो है इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट पॉपुलर टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जिसे का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, मोस्टली इसका मीनिंग सब जानते हैं, पर मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब इसके बारे में लिखने के लिए आता है 4 to 5 मार्क्स में, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको लिखना क्या है। इसमें जनरली मीनिंग तो सभी को पता होता है, लेकिन इसमें लिखें कैसे और किस रूप में लिखें। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको क्या हेल्प करेगा, सबसे पहले तो आपको मीनिंग क्लियर कराएगा इसका, साथ साथ में आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा जाए तो क्या चीजें आपको लिखनी है और क्या चीजों को पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखकर इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की। अब अगर हम बोले लॉ ऑफ डिमांड, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि जब प्राइस किसी चीज का अप होता है तो उस चीज की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, या फिर किसी चीज का अगर प्राइस डाउन होता है तो उस चीज का जो है क्वांटिटी डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने जो है जाना है कि लॉ ऑफ डिमांड में होता है। लेकिन इसका एक प्रॉपर मीनिंग के साथ में और कैसे एक्सप्लेनेशन देना है वो सब जानने के लिए इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है वर्ड एक है लॉ। लॉ का मीनिंग यहाँ पे होता है रूल। अब रूल किस चीज का? डिमांड का रूल। अब डिमांड का रूल अगर यहाँ पे बोला हुआ है तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस अप हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, तो उस प्रोडक्ट की जनरली मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। और ये एक रूल है। अब ये एक रूल है, किस चीज का रूल है? ये डिमांड का रूल है। डिमांड यानी कि मांग डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट के प्राइस में। तो यानी कि अगर हम इसमें लिखें तो सिंपल सी बातें यहां पे लिखनी होती है कि इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी जरूरी होती है, हमें कॉमा डाल के हमें ये लिखना पड़ता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। नाउ ये क्या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है? अदर थिंग्स मतलब इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था, अदर थिंग्स में आ जाता है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और कंज्यूमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग जानने से पहले मैं स्टूडेंट आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर बोला है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, कि आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वो आपको लिखना आना चाहिए, क्या उसका मीनिंग है और कितनी लाइनों में क्या क्या बातें उसमें लिखनी है। दूसरा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए डिमांड शेड्यूल क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहा हूं। तीसरा, डिमांड कर्व क्या होता है। और चौथा, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, कि जब ये सिचुएशन होगी तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ये चार चीजें ऐसी हैं विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर आंसर शीट व्हेनेवर यू विल गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये चार चीजें आपके आंसर शीट में होना बहुत ही जरूरी है, तब आपका लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर होता है। एक एक करके आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग में आ जाते हैं। अगर मीनिंग में बात करें यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। The law state that if the price of any commodity increases, किसी भी commodity का प्राइस इंक्रीज होता है, the demand for that product decreases, उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाता है। and the very important is vice versa, vice versa यानी कि इसी का रिवर्स। अब यहाँ पे मीनिंग खत्म नहीं हुआ। अगर आप इतना सा लिख देते हो तो दिस इज द इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कब कंप्लीट होगा लॉ ऑफ डिमांड? जब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब जो मैंने आपको बताया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो उसमें से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ठीक है। There exists a inverse relationship between the price and quantity demand.
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? क्योंकि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड, और या फिर यू कैन से इनवर्स रिलेशनशिप। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया है कि डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जो डिमांड कर्व लिखा है इसके बारे में भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जब भी डिमांड कर्व लिखा हो तो डिमांड कर्व का मतलब है ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ग्राफ को हम लोग कर्व डिनोट करते हैं, और इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब भी आप ग्राफ बनाओगे लॉ ऑफ डिमांड का, तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर की साइड से इधर की साइड में स्लोप डाउनवर्ड होगा। ये इसका क्या है, एक तरीके का फीचर दिया गया इसका लॉ ऑफ डिमांड का। तो अगर मैं आपको इस लॉ ऑफ डिमांड का तीन बातें आपको ख्याल करने के लिए बताएं, तो आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रखना है। एक तो आपने बोला है कि फर्स्ट नंबर पे क्या बोला कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ये आपने लिखना है, और वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो इसके अलावा अदर थिंग्स है दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। और तीसरा यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप होगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो फोर्थ नंबर पे हमको लिखना है क्या कि डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चार बातें आपकी मीनिंग में आ जाती हैं। एक तो प्राइस और डिमांड का वो जो रिलेशनशिप, दूसरा यहाँ पे कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तीसरा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एंड चौथा डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। तो इससे आपका क्या क्लियर होता है, मीनिंग क्लियर होता है, किसका, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्लियर हो गया है, तो उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पर आपका डिमांड शेड्यूल में। अब स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई टेबल होगा इकोनॉमिक्स में, उस टेबल को अगर हम कुछ हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस टेबल को इकोनॉमिक्स में हमेशा शेड्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेड्यूल। और ये किस चीज का शेड्यूल है, डिमांड का शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के बारे में दिखाया जा रहा है। अब क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड शेड्यूल फॉर मैंगोज इन न्यू टाउन, यानी कि एक न्यू टाउन सिटी है, वहां पे मैंगोज का जो डिमांड शेड्यूल है वो कैसे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइस, अब प्राइस क्या है, मान लीजिए केजी की बात कर लेते हैं हम लोग की केजी है 160 रुपीज केजी था। जब 160 रुपीज केजी मैंगो हुआ करता था तो उस वक्त मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं थी, नोबडी इज गोइंग टू बाय, कोई खरीद ही नहीं रहा था कि इतना महंगा दाम है, कोई ले नहीं रहा था। लेकिन जब प्राइस डाउन हुआ 160 से 140 हुआ, यानी कि प्राइस कुछ कम हो गया, तो कुछ डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ के 1000 यूनिट्स बिकने लग गए या 1000 केजी बिकने लग गया, कुछ ना कुछ मैंगोज सोल्ड आउट होने लग गए, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस डाउन होता चला जा रहा है, 120 हुआ, 100 हुआ, 80 हुआ, 60, 40, 20 डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो मैंगोज की डिमांड यहाँ पे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि जो पहले 1000 था वो 2000, 3000, 4000, 5000, ये हमने एग्जांपल दिया है, बाकी किसी भी प्रोपोर्शन में बढ़ सकता है और बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइस तो फॉल हो रहा है, प्राइस जो है गिर रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो ये जब हम टेबल में शो कर रहे हैं प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांड, तो ऐसे टेबल को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल, है ना। तो इसके बारे में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि डिमांड शेड्यूल इज द टेबल विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, दैट टेबल इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व क्या होता है, मैंने जैसे बोला इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व हमेशा किसको बोलेंगे, ग्राफ को बोलेंगे। जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर डिमांड का ग्राफ बना रहे हैं तो डिमांड कर्व, सप्लाई का ग्राफ बना रहे हैं तो सप्लाई कर्व। अभी यहाँ पे डिमांड कर्व है ये हमारा, ठीक है। और जनरली हम डिमांड कर्व इस वाले को बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन है हमारी, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, क्योंकि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। तो कैसे ये क्रिएट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको एल फॉर्म में जो है एक डायग्राम बनाना है। अच्छा, कोई ग्राफ पेपर्स में नहीं बनाना होता हमको इकोनॉमिक्स में,
हमको जो है अपना नॉर्मल जो हमारी कॉपी है उसी में हमको ये ड्रॉ करना होता है यूजिंग योर रूलर्स एंड पेंसिल। ठीक है, पेंसिल से बनाएंगे आप ग्राफ, इस बात को जो है नोट कर लीजिएगा। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या दिखा रहा है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमें पता है। एक्स एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा क्वांटिटी शो कर रहा है कि कितना क्वांटिटी बिक रहा है ना, या कितनी क्वांटिटी का डिमांड आया। और वाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, प्राइस शो कर रहा है। ठीक है, और ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल भी है, हमेशा एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड आएगा और वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस ही आएगा। और इस पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ये हमारा पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने क्या दिखाया कि P1 मतलब सबसे पहला प्राइस यहाँ पे था। जब प्राइस यहां पर था तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांड इतना होता था, यानी Q1 होता था। यानी कि जब P1 था तब उस वक्त क्वांटिटी Q1 था, है ना। और पॉइंट कौन सा क्रिएट हो गया, ए पॉइंट। अब प्राइस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, P2 पे आ गया, ऊपर से प्राइस नीचे आ गया, P2 पे हो गया, प्राइस 1 से प्राइस 2 हो गया, प्राइस घट रहा है। कैसे पता, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है। अब जब प्राइस घटेगा ना तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। क्वांटिटी क्या हो गया, Q1 से कहां पहुंच गया, Q2 पे पहुंच गया। उसी तरीके से अगर प्राइस और फॉल हुआ है, P3 पे गया है तो क्वांटिटी और इंक्रीज हो गया, Q3 हो गया है। तो यानी कि होता क्या है, एज पर द प्राइस विल फॉल द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता चला जाएगा। और हमारे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। हम ऊपर से इसको नीचे तक यहाँ पर जो है कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, है ना। एंड दिस इज द डिमांड रिलेशनशिप ऑल्सो शोइंग। डिमांड रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है कि प्राइस डाउन हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का जब थ्योरी मीनिंग आप लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द डिमांड शेड्यूल इन अ ग्राफिकल फॉर्म, मैं दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन वी रिप्रेजेंट द डिमांड शेड्यूल यानी कि टेबल इन ग्राफिकल फॉर्म, तो दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। फिर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज अवर डिमांड कर्व। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में जो हमको देना जरूरी है और जिसे बोला बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है इसके बारे में। तो बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड तब काम करता है जब ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहे मतलब ये सब चीजें चेंज ना हो। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे है सबसे पहले नो चेंज इन द इनकम। कंज्यूमर के इनकम पे चेंज नहीं होनी चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ में कंज्यूमर का इनकम भी बढ़ रहा है तो कंज्यूमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर बढ़े हुए दाम में भी खरीद लेगा। तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। वहां पे तो ऐसा हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है और साथ साथ में प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ में डिमांड भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। तो इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे नो चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कंपोजिशन, अब साइज क्या है, साइज का मतलब नंबर ऑफ पर्संस जो लोग हैं वहां पे। अब नंबर ऑफ पर्संस मान लीजिए 1000 है, लेकिन 1000 में से हमारे कस्टमर कौन से हैं, वो हमारे कंपोजिशन में आ जाएंगे कि हमारे कस्टमर, यानी कि ना ही साइज ऑफ द पॉपुलेशन कम होना चाहिए और ना ही नंबर ऑफ कस्टमर हमारे चेंज होने चाहिए। तो इनमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना ये बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ये भी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब जब रिलेटेड गुड्स बोलते हैं तो दो गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है हमने, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ गुड्स में बिल्कुल डिटेल में हमने जो है उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा उस वीडियो को। वहां पे आपको हमने नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चारों का मीनिंग बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया हुआ है। तो यानी कि उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, यहाँ पे नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस एटसेट्रा। यानी कि कंज्यूमर के ट्रेंड में, कंज्यूमर की सोच में, कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। कंज्यूमर के पास कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई प्राइस बढ़ेगा या घटेगा,
तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। एंड द लास्ट वन इज नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम करेगा। तो यानी कि स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपको पीछे ले आता हूँ। जो स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि लॉ ऑफ डिमांड जब भी आप लिखने जा रहे हैं तो आपको मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये जरूर लिखना है, तभी आपके वहां पर अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये कॉमर्स गुरुजी एक्सपर्ट ये चाहता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में इतने माहिर हो जाए कि वो खुद भी जो है दूसरों को एक्सप्लेन कर सके, दूसरों को पढ़ा सके। तो ये मेरी यहाँ पे जो है मुहिम एक है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक टॉपिक, और हमारा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे इजी टॉपिक नहीं, बेसिक टॉपिक से लेकर डिफिकल्ट टॉपिक तक हमारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे।